Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, welcome to Academy. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 20। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन ऑफिसर्स एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने। The value of obtained by the reciprocating the mean of the reciprocal of x1, x2 to xn observation is called। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा मीन है। ठीक है, तो नॉर्मली मीन जब आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं कि जितनी भी आपको वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उनको आप प्लस करते हैं इन सारी वैल्यूज़ को, और जितने इनके नंबर होते हैं मतलब कि 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो 3 पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि जो आपके पास टोटल नंबर होते हैं मतलब कि जो आपके पास n होता है यहाँ पे वो ऊपर आ जाता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है कि ये x1 है इसका इन्होंने क्या कहा है रेसिप्रोकेटिंग, इन सब का आप रेसिप्रोकल लेते हैं यानी कि 1/x1 प्लस 1/x2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पर आपको जो है वो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ नंबर यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब जो दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं वो है मिसाल के तौर पर 1/10 और 1/100। ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपको दे दी गई हैं। अब आपने सबसे पहले 1/10 और 1/100 को सॉल्व करना है। 1/10 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 और 1/100 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.01। तो इनके दरमियान यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इनके दरमियान प्लस का साइन। तो जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.11। ठीक है, तो जब आप 2 को 0.11 पे डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 18.18। तो उस तरह से जो हमारे पास सम निकलता है कि हम जो टोटल नंबर्स होते हैं उनको ऊपर रखते हैं और जो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उनके रेसिप्रोकल को नीचे रख के प्लस करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक मीन। ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड। वो ऑब्जर्वेशन जो एक डिवाइडेड या एक डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल। मिसाल के तौर पर कि आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं 1, ये आपके पास डाटा है 1 3 3, यहाँ पे आपके पास 4, फिर है आपके पास 5, देन आपके पास है 6, देन दोबारा आपके पास है 6, देन है आपके पास 7, देन है आपके पास 8 और देन है दोबारा आपके पास 8। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करते हैं, क्वार्टाइल क्या होते हैं, क्वार्टाइल होते हैं 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। एक होता है लोअर क्वार्टाइल, एक होता है मिडल या मीडियन क्वार्टाइल और एक होता है आपके पास अपर क्वार्टाइल। अब 3 क्वार्टाइल्स कैसे आएंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि दरमियान में वैल्यूज़ कौन सी हैं। अब दरमियान में आपके पास वैल्यूज़ हैं 5 और 6। ठीक है, तो जो मिडल क्वार्टाइल होता है उसको हम मीडियन भी कहते हैं। 5 और 6 के दरमियान का अगर आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5.5। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये आपके पास है मिडल या मीडियल क्वार्टाइल। अब यहाँ पे जो 3 है आपके पास, 3 के इस साइड पे भी 4 और 5 है यानी कि दो नंबर्स हैं, 3 के दूसरी साइड पे 1 और 3 है। तो ये हमारे पास है दरमियान में आता है, तो ये हमारे पास है लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास है 7, तो ये हमारे पास है अपर क्वार्टाइल। अब इसने आपने देखना ये है कि इसने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कैसे किया है। ये जो आपके पास वैल्यू होती है जो फर्स्ट वाली वो होती है आपके पास लोएस्ट वैल्यू, और ये जो आपके पास लास्ट में 8 दिया हुआ है ये है आपके पास हाईएस्ट वैल्यू। अब 4 हिस्सों में डिवाइड कैसे हुआ, ये आपका है पहला हिस्सा,
यह आपके पास है दूसरा हिस्सा, यह आपके पास है तीसरा हिस्सा और ये आपके पास है चौथा हिस्सा। तो इसने क्या किया है कि इसने डाटा को जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वार्टाइल। क्वेश्चन नंबर 3, द स्प्रेड और स्कैटर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज कॉल्ड। तो आपको पता है फिजिक्स में भी मोस्टली स्प्रेड और स्कैटर्ड की जो यूज़ होती है, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, अब डिस्पर्जन आपके पास क्या है, डिस्कशन डिस्पर्जन में आपके पास सिंपली क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस होता है। मतलब कि आपके पास दो डाटा दिए हुए हैं, एक डाटा में है आपके पास मिसाल के तौर पर आपके पास है 47, ठीक है, इसी तरह आपके पास है 49, फिर आपके पास मिसाल के तौर पर 43, ठीक है। ये जो है ये आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, एक डाटा में 3 नंबर्स हैं। अब दूसरा डाटा आपके पास मिसाल के तौर पर है 31, देन आपके पास 39, देन है आपके पास 47, ठीक है। इसी तरह बहुत से नंबर्स आपके पास आएंगे, ये मैंने वैसे इसी तरह रैंडम नंबर्स लिखे हैं, लेकिन होता क्या है असल में कि जो दो डाटास आपके पास दिए हुए होते हैं, जब उसका आप मीन निकालते हैं, मीन आपको पता है कि तीनों नंबर्स को जो है वो आप प्लस करते हैं और उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो उनका मीन सेम आएगा। मिसाल के तौर पर आप सपोज कर लें कि इन दोनों का जो हमने मीन लिया है वो आपके पास क्या है, जो आपने इन दोनों का मीन लिया है, जस्ट सपोज इन दोनों का मीन ये आएगा नहीं, सपोज कि आपके पास दोनों का जो मीन है वो आपके पास आया है 10, ठीक है। अब हुआ क्या, अब आपने दो लाइंस लगानी है। पहले डाटा के लिए आपने एक लाइन लगाई, ये आपने लगाई दूसरे डाटा के लिए लाइन, ठीक है। अब अगर हम इनके पॉइंट्स को मार्क करें, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आपके पास 47 है, ठीक है, तो 49 जो है वो उसके बहुत करीब होगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट होगा 49, ये आपके पास 49 और 43 ऑलमोस्ट मिसाल के तौर पे कर लें वो यहाँ पे है, ठीक है। अब आप नीचे वाले को देखें, इसमें मिसाल के तौर पर 31 है यहाँ पे, अब 39 ज़ाहिर है इससे काफ़ी दूर होगा, 31 और 39 में का और डिफरेंस है, यहाँ पे आप कर लें 39 है। फिर देन 47 में भी बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे आप लोग कर लेंगे, यहाँ पे है 47 आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि पहले वाले डाटा में जो इनके दरमियान डिफरेंस था वो थोड़ा सा था बिल्कुल, लेकिन दूसरे वाले डाटा में जो है इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग या स्प्रेडिंग ऑफ डाटा, कि इनके दरमियान जो है वो फासला जो है नंबर्स के दरमियान वो बढ़ जाता है, लेकिन उनका जो मीन होता है वो सेम होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन। Number 4. The Meyer data used to determine the degree of extent of variation in a data set is called measure of dispersion. ठीक है, तो इसमें ये सेम ही बताया गया है कि जितना नंबर्स के दरमियान फासला होगा उसको मेजर करना, उसको हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। 5. A deviation is defined as a difference of any value of the variable from a, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक डेविएशन है डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू, यानी कि एक वेरिएबल से जो आप डेविएट हो जाते हो तो उसके लिए जो फ्रॉम अ कांस्टेंट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर हम एक अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन लिखते हैं, मिसाल के तौर पर बस कि आपके पास है ए स्क्वायर प्लस एट ए प्लस 16, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास ए है, इसमें ये वाला ए और ये आपके पास है वेरिएबल, जो ये ए 8 जो है ये जो यूज़ हुआ हुआ है आपके साथ वेरिएबल ए के साथ, ये आपका कोएफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन ये जो 16 सबसे अलग करके दिया हुआ है, ये आपके पास जो है ये आपके पास होता है कांस्टेंट, क्योंकि 16 16 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 8 कोएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि जब हम आप ए की वैल्यू लगाएंगे, कोई भी वैल्यू लगा देंगे तो 8 की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो जाएगी।
इस वजह से जो है डेविएशन इज़ द डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट। Number 6, the extent of variation between two extreme observation of a data set is measured by, ठीक है, तो इसको हम मेजर करते हैं रेंज से। अब रेंज क्या होती है? रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। मिसाल के तौर पर आपके पास डाटा है, उसमें आपको नंबर दिए गए हैं 1, 3, 5 और 8, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? इसमें हाईएस्ट वैल्यू 8, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू 8 है और सबसे जो छोटी वैल्यू है आपके पास वो है 1। तो आपने रेंज जब भी निकालनी होती है तो आप क्या करेंगे, 8 - 1, तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी? रेंज आपके पास आ जाएगी 7, ठीक है। तो इस तरह से आप रेंज निकालते हो। अब इसका मतलब कि एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अब 1 जो है ये अपने एक्सट्रीम लोअर पॉइंट पे है और जो 8 है वो अपने एक्सट्रीम हायर पॉइंट पे है, ठीक है। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं रेंज को। Question number 7. The mean of the square deviation of I is equal to 1 to n observation from their arithmetic mean is called. तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इस तरह के अर्थमेटिक मीन जो होते हैं आपके पास, उनको हम कहते हैं वेरिएंस। अब वेरिएंस को भी फाइंड करने के जो है वो डिफरेंट तरीके होते हैं। इसका वेरिएंस का फार्मूला जो है बेसिक आपके पास वो होता है सिग्मा एक्स आई ये एक्स आई है आपके पास माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n -1, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला होता है। इसमें सबसे पहले आपने एक्स आई निकालना होता है और फिर एक्स आई जो है ये बेसिकली आपको दिया हुआ होता है। फिर आपने एक्स बार निकालना होता है और यहाँ पे इसके फार्मूले में यहाँ पे स्केयर भी होता है। फिर आप एक्स बार निकालते हो। एक्स बार कैसे? आप एक्स बार का मतलब है कि जो आपके पास एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनका आपने मीन निकालना है। देन आप एक्स माइनस एक्स बार का निकालते हो, ठीक है, यानी कि जितनी भी आपके पास एक्स की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उसमें उन सब में से मीन को माइनस करते जाते हो। फिर आप उनका स्केयर लोगे, ठीक है, और फिर जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप n-1, n क्या होगा? जितने भी आपको एक्स की वैल्यूज़ दी हुई होंगी, मिसाल के तौर पर आपको x1 x2 x3 दिया हुआ है तो वो आप देन 3 लिख देंगे, 3 - 1 करेंगे 2, तो ऊपर जो आपके पास वैल्यू होगी उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो वेरिएंस आ जाएगा। The positive square root of mean of the square deviation of xi I is equal to 1 to n observation from their arithmetic mean is called. तो अब इस तरह की जो मीन्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस का मैंने ऊपर आपको फार्मूला बताया था। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं होता लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा स्क्वायर रूट होता है। इसके अलावा बाकी फार्मूला जो है इसका बिल्कुल बाकी सेम होता है बिल्कुल। यहाँ पे वही सिग्मा आ जाएगा। देन आपके पास एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि उसका मीन होता है का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो ये सारा यहाँ पे जो है इसका ये सारा स्क्वायर रूट होता है। तो बस आपने अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको वेरिएंस पता है और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो आप सिंपली वेरिएंस का ही जो है वो अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। The unit of two non-collinear rays which have common endpoint is called। अब मैंने आपको बताया था कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर मिसाल के तौर पर जो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, ये 3 लाइन जो है ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये है कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर में क्रॉस नहीं करती, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उन्होंने ये कहा है कि टू कॉमन नॉन कोलिनियर रेज। अब एक मिसाल के तौर पर आपके पास रे ये है, ठीक है, दूसरी आपके पास रे ये है, ठीक है। तब इनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह उनके एंड पॉइंट हो तो वो क्या बनाते हैं, तब आपको पता चल गया कि वो सिंपली एंगल बनाते हैं। अब ये उन्होंने कितने, मिसाल के तौर पर ये इन्होंने 60 डिग्री का जो है इन्होंने यहाँ पे एंगल बना दिया। तो जब भी दो नॉन कोलिनियर रील्स
मिलती हैं कि उनके एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होते हैं। जैसे इन दोनों का एंड पॉइंट जो है वो एक ही है, जो कि है हमारे पास यहाँ पे, तो वो मिलके एंगल बनाते हैं। 60 सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। अब इसमें इन्होंने कहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में चेंज करें। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का क्या तरीका होता है? उसके पास आपके पास फार्मूला होता है कि सेल्सियस में जो वैल्यू होती है आपके पास, उसको आप लिखते हैं, देन आप उसको 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 9/5 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट होती है, एंड देन ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है कि उसमें 32 को जो है आप प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास डिग्री सेल्सियस में क्या है, आपके पास है यहाँ पे 60, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60। अब 5 × 1 होता है आपके पास 5, और 5 × 12 होता है आपके पास 60। अब आप क्या करेंगे, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 108। यहाँ पे आपने लिखा 108। 108 में जो है आप 32 को प्लस कर दें। तो जब आप 108 में 32 को प्लस करेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। तो वो सिस्टम जिसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। मिसाल के तौर पर अब आपने पहले ये देखना है कि रेडियन को डिग्री में चेंज कैसे करते हैं, या डिग्री को पहले रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री का एक एंगल है आपके पास। तो जब आपने डिग्रीज को रेडियन में चेंज करना होता है तो आप उसको पाई/180 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने पाई डिवाइडेड बाय 180 किया। जब आपने पाई डिवाइडेड बाय 180 किया तो ये क्या आ जाएगा, 60 × 1 60, एंड 60 × 3 जो है वो आपके पास होता है 180, ठीक है। तो अब आपने पाई/3 जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा ऑलमोस्ट 1.047, 1.047। मिसाल के तौर पर बस एक रेडियन, अगर मिसाल के तौर पर ये आपके पास सर्कल होता है, ठीक है। इसमें ये आपने बनाया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये है तो 60 डिग्री, लेकिन अगर आप रेडियन में करेंगे तो ये वन रेडियन की इक्वल आएगा। तो इसको जो है वो हम सर्कुलर सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 12, 3π/4। अब हमने क्या करना है, रेडियंस को डिग्री में चेंज करना है। रेडियंस को जब डिग्री में आप लोग चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, 3π/4 रेडियन आपको दिया हुआ है, वो सिंपली आप 3π/4 जो है वो इसी तरह आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई पहले हमने क्या किया था, पाई/180 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जब रेडियंस को डिग्रीज में चेंज करते हैं तो फिर हम 180/पाई लिखते हैं। 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो यहाँ पे ये पाई और ये वाला पाई जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी 4 × 1 4 होता है, एंड 4 × 45 जब आप लोग करेंगे तो आपके पास जो है वो 45 आ जाएगा। 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर होगा वो होगा 135 डिग्री। A given point on a line segment is the foot of perpendicular draw from the point on the line segment is called। तो ये आपके पास होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर आपको जो है वो दो रेज जो हैं वो एंगल बना रही है यहाँ पे, ये आपके पास। अब ये आपके पास जो रे जा रही है ये आपके पास है यू, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो रे जा रही है ये आपके पास है वी, ठीक है। अब प्रोजेक्शन क्या है, जब हम प्रोजेक्शन लगाते हैं इसको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये जो है प्रोजेक्शन, इसको आप इमेजिनरी लाइंस भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपने जो है ये इस पे प्रोजेक्शन लगाया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन हमने ऊपर से नीचे की तरफ लगाया, तो इसका मतलब है द प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन वी, यानी कि यू प्रोजेक्टेड ऑन वी, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। द सिंबल ऑफ ट्रायंगल इज। तो ट्रायंगल का सबको आपको सिंबल पता है कि क्या होता है, सिंपली जो ट्रायंगल का सिंबल होता है वो ट्रायंगुलर शेप होती है। ट्रायंगल इज इक्वल टू,
तो यहाँ पे आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जो पूछा गया है, तो उसका आंसर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मीन्स ये आपके पास मिसाल के तौर पर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब ये आपके पास है इसकी बेस, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर होता है ये होती है उसकी हाइट। मिसाल के तौर पर आपके पास जो बेस है इसकी वो है आपके पास 8, और जिसकी हाइट है वो कर लें आप 4 कर लें बेशक, ठीक है। तो अब आपके पास फार्मूला क्या है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये 1/2 ये रहा, बेस आपके पास है 8 और हाइट आपके पास है 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 इंटू 2 4 होता है, और 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 हो गया। तो अब जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। तो यानी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमारे पास आ जाता है 16। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं। दूंगी शाहीन लीडर्स अकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरवुमन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट और पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ़ यू आर मोस्ट वेलकम। चैनल शाहीन लीडर्स अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को विजिट करें, जिससे आपको बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।